ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगी सरकार द्वारा गोवध कानून लागू करने पर मथुरा के वृंदावन में साधु संतों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। योगी सरकार ने गोवंश और पशुओं की रक्षा और गोकशी से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया है। गोकशी करने वाले या पशुओं को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब अगर कोई अपराध करता पाया गया तो उसे दोहरा दंड मिलेगा। संशोधित अध्यादेश से गोवंश हत्याओं के साथ उनके अवैध परिवहन और अत्याचारों पर लगाम लग सकेगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय लिया गया कि जो भी गौवध करता है उस व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना, 10 वर्षों की सज़ा निर्धारित की गई है। मुझे लगता है हम सबको इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति चाहता था कि गौ माता की रक्षा के लिए हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय ले। और मुझे लगता है ये निर्णय एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। गौहत्या बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में अगर हर प्रदेश से और केंद्र से ऐसे निर्णय आएंगे तो बहुत जल्द गौहत्या बंद होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से गौवध के रोकने के लिए कि गौवध ना हो तो ऐसा कानून लेकर आए, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं गौ हत्या रोकने के लिए, गौवध रोकने के लिए हमारे देश के साधु संतों ने कितने बड़े बड़े संत सम्मेलन किए हैं, कई आहुतियां गई हैं, बहुत बड़ा बलिदान संत समाज की तरफ से हुआ है। तो आज उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदित्यनाथ जी ने किया है वो वाकई सराहनीय स्टेप है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी कानून की तर्ज पे प्रदेश में जिसकी भी सरकारें हैं उन्हें गौवध इस तरीके से कठोर कानून बनाकर रोकना चाहिए। बड़ा सुंदर ही एक निर्णय लिया है, एक कानून बनाया है, जिसका हम सभी धर्मात्मा, धर्माचार्य, कथा प्रवक्ता सभी इसका पुरजोर हार्दिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये योगी युग है और इस भारत में इस समय है मोदी सरकार, योगी सरकार बड़े सराहनीय कार्य कर रही हैं, बड़े कड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं, सराहनीय है ये। और इससे जो गोकशी है, जो गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर जरूर निश्चित रूप से पाबंदी लगेगी, रोकथाम होगी। और ऐसा निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था। हमारे योगी जी ने यह निर्णय लिया है, बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य निर्णय है। चिकित्सा विशेषज्ञों का अंदेशा सही साबित हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपी में कोरोना संक्रमण ने छोटे शहरों को भी तेजी से चपेट में ले लिया है। सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी लखनऊ में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। इनमें से एक मरीज रायबरेली का रहने वाला था जो लोकबंधु अस्पताल में भर्ती था, जबकि दूसरा व्यक्ति बहराइच का रहने वाला था जिसका एरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस बीच अंबेडकर नगर के मृतक सीएमएस का परिवार पीजीआई में एडमिट कराया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 11,500 के आसपास पहुंच गई है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कोरोना बम फूटा है और बीते 24 घंटों के अंदर 25 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि सीएम हेल्पलाइन के 9 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव करार दिए गए हैं। हालांकि ये हेल्पलाइन सीएम आवास, सीएम दफ्तर, सरकारी भवन में संचालित नहीं हो रही थी। ये हजरतगंज के बर्लिंगटन में एक निजी कार्यालय से संचालित हो रही थी। लेकिन 9 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमण की सौगात पाए हैं। ये बड़ा अहम प्रश्न पैदा होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम ज़रूरी एहतियाती उपाय जो प्रशासन ने सुझाए थे उसकी साफ तौर पे अवहेलना हो रही है। अगर हमारे कैमरामैन आपको सड़कों का वो दृश्य दिखाएं
कि जिस प्रकार से अनलॉक 1 में जो रियायत दी गई है, तमाम विशेषज्ञों ने जताया है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन को खोला गया है वो कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में और इजाफा करेगा, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में लगातार बढ़ रही है। और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा और कोरोना अपने पीक पर पहुंचने के लिए बेताब है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए खासे फिक्रमंद हैं और उन्होंने अपना प्लेन खुद दिया कि टूनेट मशीनें गोवा से आई हैं मुख्यमंत्री के प्लेन से, और तमाम मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है इसका सीधा कारण कोई भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी नाकामी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की संख्या भी छुपाने में लगा हुआ। ये बड़ा खुलासा पुराने लखनऊ के चौपटिया इलाके से हुआ है, जहां पर तकरीबन 2-3 दिन पहले 65 वर्षीय एक वृद्धा की कोरोना से मौत हो गई थी। ये वृद्धा अमन अपार्टमेंट में रहती थी और इसका इलाज SGPGI में चल रहा था, जिसकी मौत को स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने छुपा लिया और नतीजा ये हुआ कि इस वृद्धा के 3 रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनका इलाज KGMU में जारी है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना मरीजों की संख्या भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र छुपाने में लगा है। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या आने वाले समय में और बढ़ सकती है। लखनऊ में तकरीबन 550 मरीज कोरोना के हो चुके हैं। आज भी KGMU ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पूरे प्रदेश से तकरीबन 87 मरीज तमाम अलग अलग जिलों से सामने आए। उन्नाव में 13 नए मरीज सामने आए हैं। तो छोटे छोटे जिलों में जिस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वाकई ये हैरान कर देने वाला और चिंता देने वाला सरकारी तंत्र को एक बड़ा सवाल है। और सरकारी तंत्र और स्वास्थ्य विभाग को सोचना होगा, जब विशेषज्ञ ये जता रहे हैं कि अनलॉक 1 में रियायतों को बढ़ाने से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है, क्योंकि अब दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम ज़रूरी कदम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को सोचना होगा किस प्रकार कोरोना संक्रमण को रोकना है। तो सख्ती तो निश्चित तौर पर करनी ही होगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बदायूं में रेलवे द्वारा बनाया जा रहा अंडरपास गिर गया। घटना में कई मजदूर मिट्टी में दब गए। राहत और बचाव काम तत्काल शुरू कराया गया। कुछ मजदूरों को निकालकर पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया है। यह हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बसंत नगला के पास हुआ। फिलहाल मौके पर काम रोक दिया गया है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक शातिर बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व गार्ड से हुई लूटपाट के मामले में पकड़ा गया बदमाश फरार चल रहा था। थाना नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम 2 को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार युवक नहीं रुका और भागने लगा। जब पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लग गई है, जिससे बदमाश घायल हो गया है। पुलिस अब पकड़े गए अपराधी का इतिहास खंगालने में लगी हुई है। ये अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले ही एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, जिसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश हुआ था। हम अपने सर्किल में चेकिंग करवा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम जो है कोतवाली नगर की टीम सबली मरीनों के पास मेन रोड पे दिल्ली मेरठ हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। 3 लड़के उधर से आए गाड़ी से, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने वहीं फायर करते हुए सबली जंगल की तरफ भागे, जिनका पीछा किया गया और लेपर्ड हमारी पुलिस टीम के द्वारा उनको घेरा गया। SOG टीम भी तत्काल पहुंच गई और मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और 2 भाग गए हैं और जिनकी कम्बिंग की जा रही है, खोजा जा रहा है उनको। जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे। बरामदगी जहां वो चोटिल हुआ बदमाश, वह उसके पास से 315 का असलहा एक मिला हुआ है, एक स्प्लेंडर बाइक मिली हुई है।
बदायूं के उसहैद थाना इलाके के रूपापुर गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात शिशु मिला है। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिशु को बरामद किया। बच्चे की हालत नाजुक है और उसे चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है। अब तक बच्चे के माता पिता का पता नहीं चल पाया है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज 123वीं जयंती पर देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के रहने वाले थे। बिस्मिल जी की 123वीं जयंती पर शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा अमर शहीद को पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। फर्जीवाड़ा कर शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर पिछले कई महीनों से शिक्षा विभाग में 25 जनपदों में नियुक्त होकर वेतन लेने वाली फर्जी अध्यापिका अनामिका के खिलाफ कोतवाली बड़ौत में धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कासगंज जिले में गिरफ्तार हुई अध्यापिका अनामिका शुक्ला बागपत जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान विषय की अध्यापिका थी और उसने फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर 31 दिसंबर को विद्यालय में नियुक्ति पाई थी। बीएसए बागपत ने बताया कि 31 दिसंबर को अनामिका ने बागपत में ज्वाइनिंग की थी और बागपत जिले में उसे भुगतान नहीं किया गया क्योंकि उसका मानदेय भेजने के लिए अकाउंट मांगा गया था। कुछ संदेह होने पर उनका मानदेय रोक दिया गया था। उसके संबंध में ये संज्ञान में आया कि वो एक से अन्य जगहों पे जो है कस्तूरबा में कार्यरत है, तो स्थिति संज्ञान में आने पे उसके विरुद्ध जो है FIR कराएगी। हमारे जनपद में उसकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर को हुई है, 31 दिसंबर 2019 को। संयोग की बात है कि हमने जब उसका मानदेय भेजा तो उसका अकाउंट नंबर त्रुटिपूर्ण चला गया था। तत्क्रम में बैंक ने पैसा रिवर्ट किया तो हमने उससे कहा कि आप अपने अकाउंट की फ़ोटोकॉपी दे दीजिए जिससे कि हम सही अकाउंट नंबर में आपका मानदेय प्रेषित कर सकें। तो जो फ़ोटोकॉपी आई उस पर कस्तूरबा के अकाउंट को थोड़ा संदेह हुआ, चूँकि एक कस्तूरबा आर करके कोई भुगतान प्रदर्शित हो रहा था उस फोटोकॉपी में, तो ये हुआ कि उसके भुगतान को रोक दिया जाए। इसमें अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला अध्यापिका है, उसके खिलाफ चीज़ें थी कि उसने फर्जीवाड़ा करके और कहीं से वेतन उठा लिया है। उसके संबंध में भी संज्ञान में आएगा करीब 25 जिलों से वो वेतन प्राप्त कर रही है, तो उसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया बड़ौद थाने में। उसमें 409 और 420 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीश के अधीन है और अभी फौरी तौर पे कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि उसने कई जगहों पर अपना वो करके वेतन ले रही थी। तो अभी उस पर चूंकि एकदम शुरुआती दौर है तो अभी कुछ भी बताना, डिटेल बताना मुश्किल होगा। बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने ब्लॉक सदर में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 2 लाख बच्चों के लिए ड्रेस तैयार करने के लिए सिलाई केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अब छात्र छात्राओं की ड्रेस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सिली जाएंगी। शासन द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा पर ड्रेस के लिए अधिकतम 600 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार के इस निर्णय से सिलाई कढ़ाई वाली महिलाओं को अपने जिले में ही रोजगार मिलेगा। कुछ समूहों द्वारा इसमें लगने वाला सामान, कॉलर, बटन, धागा, अस्तर आदि सामानों की आपूर्ति की जाएगी। इससे प्रवासी कामगारों को काम मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में सांसद और विधायक का विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे को भूमाफिया बताया और इसी के साथ 25 बीघा धार्मिक जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर डीएम ने राजस्व टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में राजनीति के नए और अनोखे रंग हर बार देखने को मिलते हैं। इस बार एक विधायक और सांसद आपस में ही भिड़ गए। फिर शुरू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का दौर, जहां बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया है।
जिलाधिकारी कार्यालय से निकलते ये चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने अपने ही सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे पर ही बैरिया तहसील में लगने वाली सुदिष्टि बाबा पशु धार्मिक मेले की 25 बीघा जमीन को किसानों से फर्जीवाड़ा कर जमीन रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं और डीएम से कार्रवाई कर जमीन को भूमाफियाओं से खाली कराने की मांग भी की है। इस पूरे मामले में डीएम बलिया ने विधायक की लिखित शिकायत के बाद राजस्व टीम गठित कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा है मेरे भाई पत्रकार जी, मेरे यहाँ इब्राहिमाबाद उपरवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन अलाट है। अभी भी कुछ बंजर भूमि 18 एकड़ के आसपास अभी अंकित भी है और उसमें कुछ विगत 25-30 वर्षों में कुछ भूमाफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया और उसी को जो है इसी घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं आज जिलाधिकारी को अवगत कराया हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है राजस्व और आपके चकबंदी विभाग और सर्वे विभाग, तीनों विभागों के अधिकारियों की टीम बना करके, अब ये तो बताएंगे कौन सी टीम बना करके जांच करवाएंगे, वो जांच करवाने का बात है। विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद उपरवार गांव में गांव सभा की जमीन या सुदिष्टि बाबा पशु मेला से संबंधित जमीन कुछ लोगों द्वारा बैनामा लिया गया है और उस बैनामे में उनका ये कहना है कि वो गांव सभा की ज़मीन है और गांव सभा की ज़मीन पर फर्जीफिकेशन करके या पहले से किए हुए फर्जीफिकेशन के आधार पर ये बैनामा हुआ है। तो उनका इस पत्र के माध्यम से यही अपेक्षा की गई है इस संबंध में जांच कराकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सच्चाई पता की जाए और अगर वो ग्राम सभा और पशु मेला से संबंधित जमीन है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। और उनके पत्र के आधार पर एक कमेटी राजस्व अधिकारियों की बनाई जा रही है जो क्रेता से और जो भी इसका आरोप लगा रहे हैं उन दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे। जो भी राजस्व अभिलेख हैं, पत्रावलियां हैं, उनका निरीक्षण करेंगे और वो करते हुए एक रिपोर्ट बना करके देंगे। फिलहाल इस आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले में डीएम ने राजस्व टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ में वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा घोटाला बेनकाब हो रहा है। समाज कल्याण विभाग ने राजधानी के सभी वार्डों में लाभार्थियों का सत्यापन कराने के लिए जो सूची सौंपी है उसमें न सिर्फ भारी गड़बड़ियां हैं बल्कि ऐसे लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन बांटे जाने का खुलासा हुआ है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या मुर्दों को भी अपने भरण पोषण के लिए पेंशन की जरूरत पड़ती है? चौंक गए ना आप? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण महकमे के अफसर तो वृद्धावस्था पेंशन में सिर्फ मुर्दों का ही कल्याण कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में पूरा घोटाला बेनकाब हुआ है। सूची में लाभार्थियों के पते, मोबाइल नंबर तक गलत हैं। ये घोटाला खुद सत्यापन करवा रहे लखनऊ के पार्षदों ने पकड़ा है। निशादगंज वार्ड में भी मृतकों को लंबे समय से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी। ये हाल पूरे लखनऊ का है। बीजेपी के पार्षदों ने पूरे घोटाले की जाँच की मांग की है। देखिए, हमारे वार्ड में कैंप के थ्रू वहाँ के अधिकारी आए थे और उसमें हम लोगों ने कुछ त्रुटियां पाई, जिसमें एक दो ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पेंशन उनके खातों में आई। 2-3 दिन पहले ही आई थी पेंशन, तो उनका नाम हम लोगों ने काटने के लिए उनको अवगत कराया कि भाई इनका नाम कटना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी त्रुटियां हैं कि कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, उसका बैंक कहीं है और उसकी डिटेल भी पूरी जो है वो इन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो मैंने अपने माध्यम से जहाँ जहाँ पर उनके एड्रेस
या वो जहाँ रह रहे हैं या उनके बैंक के उनको सुधार का काम किया है। इसके अलावा त्रुटियों के नाम पे मैं अगर कहूँ कि पिछले साल हम लोगों ने करीब 400 से अधिक आवेदन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के किए, 400 से अधिक, तो वो बन के नहीं आ पाए। और तो ये मेरा तो ये कहना है कि ये लोग एक लकीर पुरानी खींची चली आ रही है, जो नीडी है उनको आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पा रहा है और कहीं कहीं ऐसी जगह मिल रहा है उनकी मृत्यु हो गई और उनके यहाँ पेंशन आ रही है। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और अनावश्यक लोगों को जो पेंशन मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन, जो सक्षम है उनको भी पेंशन मिल रही है, उनका पेंशन में नाम नहीं होनी चाहिए और जिनको आवश्यकता है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं घोटाले की आहट या आप ये कह सकते हैं पारदर्शिता की एक आहट सुनाई पड़ती है, जिसमें कि ऐसे लोगों को पेंशन या वो मिल रहा है जिनको नहीं मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग 5 से 28 जून तक वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन वार्डवार करा रहा है। कई तो लाभार्थी ऐसे निकले जिनकी हैसियत देखकर पार्षद भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। सिर्फ यही नहीं, एक घर में कई लाभार्थियों द्वारा पेंशन लिए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। महीने में 500 रूपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। 3 महीने की 1500 रूपए पेंशन हाल ही में लाभार्थियों के खाते में आई। हालांकि कई और वार्ड में अब तक वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन शुरू ही नहीं कराया गया है। लगता है घोटाला खुलने से समाज कल्याण विभाग भी सहम गया है। मनकामेश्वर वार्ड में अभी तक जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी समाज कल्याण की पेंशन है वो उनका भी सत्यापन हमारे मनकामेश्वर वार्ड में आरंभ नहीं किया गया है, क्योंकि 5 तारीख से सत्यापन शुरू हुआ है और एक चूँकि बड़ा क्षेत्र है और इतना सघन सत्यापन होता है तो हमें तो नहीं लगता कि ये सही समय पे अपना सत्यापन की जो लिस्ट है वो दे पाएंगे। आज मेरी वार्ता हुई है वहाँ के अधिकारी से, तो उन्होंने ये बताया है कि अगले कल से शायद आपके यहाँ वार्ड में आपके यहाँ पेंशन के जो भी लोग हैं उनका सत्यापन कल से शुरू किया जाएगा। लखनऊ के समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ के मुताबिक पुराने पेंशन लाभार्थियों के मकान नंबर के साथ पता नहीं है। अधिकांश को आवासीय योजनाओं में मकान मिलने से पते बदल गए हैं, लेकिन मुर्दों को पेंशन दिए जाने का कोई जवाब अफसरों के पास नहीं है। गरीबों के कल्याण वाला समाज कल्याण महकमा और इस विभाग के अफसर गरीबों के कल्याण से अधिक स्व कल्याण में विश्वास रखते हैं। तभी बीते 1 दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में हजारों करोड़ के घोटालों की कलंक कथा भी लिखी गई है। लखनऊ में मुर्दों को वृद्धावस्था पेंशन बांटना एक बड़े घोटाले की पोल खोल रहा है और यही खेल पूरे उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया गया है। खैर, कोरोना काल में तमाम विभागों से जिस प्रकार से घोटालों की खबरें आ रही हैं, उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही संक्रमण काल के दौरान भी भ्रष्टाचार की इबारत लिखने में कतई पीछे नहीं है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए अमिताभ बच्चन ने फ्लाइट सेवा शुरू की है। इसी क्रम में आज 180 श्रमिकों को लेकर फ्लाइट लखनऊ पहुंची। ये श्रमिक उत्तर प्रदेश के हैं और मुंबई में फंसे थे। इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट इन मजदूरों को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गई है। इन सभी श्रमिकों की मेडिकल टीम द्वारा एयरपोर्ट पर ही जाँच की गई। अमिताभ बच्चन और उनके सहयोगी ट्रस्ट ने पहले भी मुंबई में फंसे कई श्रमिकों को उनके राज्यों तक पहुँचाया। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के पीतल कारोबारी की 2 वर्ष की मासूम बेटी को पड़ोस में ही रहने वाला 22 साल का जल्लाद इस्लाम टॉफी दिलाने के बहाने उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया, जिसके बाद मासूम की तलाश परिवार वाले कर रहे थे कि तभी पड़ोस में ही रहने वाले इस्लाम के मकान से मां को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। किसी अनहोनी आशंका को देखते हुए मां उस तरफ भागती हुई गई जिस तरफ से बच्ची के रोने की आवाज आई थी। मासूम बच्ची को दबोचे हुए था। बच्ची की मां को सामने देख मासूम को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी इस्लाम भाग गया। परिजन मासूम को लहूलुहान हालत में निजी डॉक्टर के यहां ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने मामले की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मासूम को जिला महिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ये थाना मुगलपुरा पे 10 तारीख को शाम को सूचना मिली कि 2 वर्ष की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल बच्ची को हॉस्पिटल भिजवाया। जो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट थी उसके आधार पर तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसमें आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जो इसमें अभियुक्त है इस्लाम सन ऑफ जब्बार मुगलपुरा थाना क्षेत्र का है और इनका ही पड़ोसी है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज आए टिड्डी दल ने जिले में भारी तबाही मचा दी है। फसलों को भारी क्षति हुई है। टिड्डी दल के आतंक को रोकने के लिए रासायनिक घोल का छिड़काव कराया गया। इस दौरान करोड़ों की तादाद में टिड्डी मारे गए, मगर टिड्डियों की काफी संख्या बच भी गई। टिड्डी दल का आतंक अभी भी जारी है। प्रयागराज में टिड्डी दल किसानों की चिंता का कारण बना हुआ है। प्रयागराज में 2 दिन पहले ही टिड्डी दल पहुंचा था और इनका झुंड कई इलाकों में घूम रहा है। फिलहाल प्रशासन टिड्डी दल को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश से आए टिड्डी दल ने प्रयागराज में भारी तबाही मचा दी है। मंगलवार रात से लेकर बुधवार रात तक 24 घंटों में 5 तहसीलों के 30 से ज्यादा गांवों की फसलों को भारी क्षति हुई है। जिस इलाके में ये दल पहुंचे, वहां 3 घंटे में ही फसलों को चट कर गए। टिड्डी दल को मारने के लिए बुधवार को भारत सरकार की 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय टिड्डी नियंत्रण केंद्र फरीदाबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार प्रदीप ने बुधवार रात पावर माउंटेड स्प्रेयर से टिड्डी दल पर रासायनिक घोल का छिड़काव किया। इस दौरान करोड़ों की तादाद में टिड्डी मारे गए, मगर काफी बच भी गए। मंगलवार शाम ही टिड्डी दल मध्य प्रदेश के रीवा से सुहागी पहाड़ चाकघाट नारीबारी क्षेत्र से टोंस नदी घाटी से होते हुए प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील के खिरी इलाके के बहरैचा और कल्याणपुर गांव में पहुंचा था। बहरैचा के आसपास के आधा दर्जन गाँव को इस दल ने प्रभावित भी किया है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि टिड्डी दल पर काबू पा लिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।